नमस्कार, गप्पा पासा पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विक्रम कटोच। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने लाहौल के एक छोटे से गांव सुमनम से निकलकर हिंदी साहित्य में अपना लोहा मनवाया है। उनकी कई सारी किताबें आ रही हैं, जिनमें से इन सपनों को कौन गाएगा एक काव्य संग्रह है जो कि रीलॉन्च होने जा रही है। बुद्ध जिनसे आप नहीं मिले, ये एक गद्य है जो कि अभी पाइपलाइन में है, आने वाली है। और बदकही बर्फ़ के कवि के साथ ये एक वार्तालाप अमीर हमज़ा के साथ हैं जो कि मेरठ से हैं और JNU में रिसर्च स्कॉलर हैं। इनकी कविताएं कई सारे पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, आप अपने बारे में बताइए, आप किस तरह से इस कविता की दुनिया में आए, और जबकि हिंदी आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, फिर भी इस लैंग्वेज में आपकी गहरी पकड़ है। लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी राइटिंग से प्रभावित होते हैं। तो कविता के क्षेत्र में आपने पहला कदम कैसे रखा? आप ऐसे कौन से लोग थे जिनको आप बेंचमार्क मानते हैं? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपके इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ। कवि को प्रचार चाहिए। मुझे बहुत लेट इस एज में जाकर मुझे पता चला कि कवि को प्रचार भी चाहिए। पहले भी जब तुमसे बातें चलती थी तो मुझे नहीं लगता था कि मैं बहुत ही आदर्शवादी था कि प्रचार क्या करना है, बहुत ज़्यादा गंभीर कविता को बहुत ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की डेट में मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि प्रचार के बगैर पहुंचती नहीं है कविता। बेशक उसका रिटर्न ना मिले फाइनेंशियल, लेकिन पाठक तक पहुंचने के लिए भी प्रचार का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसके बगैर आपकी कविता अनसुनी रह जाएगी। तो बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे बात करके। तो बिल्कुल सर, आपको भी हमारे पॉडकास्ट में बुलाना हमारे लिए भी एक सम्मान की बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो प्रश्न आपका क्या था? सर, प्रश्न ये था कि कविता की दुनिया में आपने पहला कदम जो रखा, कैसे आपको लगा कि आपको कविताएं लिखनी चाहिए, या ऐसे कौन से लोग थे जिनसे आप प्रभावित होकर आपने कविताएं लिखनी शुरू की? कविता की दुनिया में मैं कई जगह इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि मैं ऐसा मेरा मन नहीं था कि मैं कवि बनूंगा। कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, मेरी दिली इच्छा। और मैं अचानक आप जैसे लोगों ने प्रशंसा करके, कुछ सीनियर्स ने, कुछ जूनियर्स ने, कुछ हम उम्र लोगों ने प्रशंसा वगैरह की मेरी, तो धीरे धीरे पता नहीं एक दिन मैंने ये पाया कि मैं कवि बन गया हूँ। तो कहानी है, मैंने कई जगह शेयर की है। बेसिकली पढ़ने में मेरी रुचि थी। पिताजी क्योंकि टीचर थे और हिंदी भाषा के ही टीचर थे, तो मुझे हिंदी उन्होंने ही पढ़ाई। तो वो खुद किताबें मंगाते थे। किताबें तो कम, पत्रिकाएं बहुत पढ़ते थे। पिताजी को शौक़ था हिंदी की पत्रिकाएं घर में आती थी तो पढ़ते हम बहुत थे। तो दूसरा एक और फैक्टर ये था कि मैं बचपन में मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं शाई लड़का था। तो शायद मैं अपनी बात, एक तो खेलने नहीं जाता था मैं, खेल से मुझे थोड़ी बाहर निकलने मुझे शर्म आती थी। दूसरे मैं एक्सप्रेसिव नहीं था बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर बहुत चीज़ें थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मुझे कुछ कहना है तो एग्जैक्ट वही मीनिंग निकलना चाहिए जो मैं कहना चाहता हूँ, नहीं तो वो गलत मतलब ले लेगा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो मेरे मतलब कि बैक इन द माइंड मेरा ये चलता था कि ये इस तरह से कहना है इसको ताकि गलत मतलब कोई ना ले ले। वो तो खैर बाद में तो लोग ले ही लेते हैं गलत मतलब, एग्जैक्ट तो कहना मुश्किल है। तो मैं बात करने से बचता था इसी वजह से, इसी कॉम्प्लेक्स के कारण। तो लेकिन एक्सप्रेशन तो, निकासी तो चाहिए उसको। तो शायद मैंने वो लिख के मुझे लगा कि मैं लिख करके ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ। तो मैंने लिखना शुरू किया। डायरियाँ लिखी मैंने और पत्र लिखे। पत्र लिख करके मुझे लगा कि ये ज़्यादा ठीक से कम्युनिकेट कर पाता हूँ मैं। तो मैंने पत्र लिखने शुरू किए। तो पत्र लिखने से मेरी शुरुआत हुई थी। तो बाद में बहुत आगे जा कर के यूनिवर्सिटी में एक दिन मेरे गुरुजी ने मेरी डायरियाँ देख ली। और मेरा एक दोस्त था रविदत्त नाम का, शिमला का ही था वो मेरा क्लासमेट भी था, MA जब कर रहे थे। उन्होंने एक दिन मेरी डायरियाँ पढ़ ली चुपके से, चोरी से। और तो जो गुरु थे मेरे, सत्यपाल सहगल जी, कविता पढ़ाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, आधुनिक हिंदी कविता पढ़ाते थे वो।
तो उन्होंने कहा अजय ये तो कविताओं जैसी है और इनको कविताओं के रूप में छापना चाहोगे, तो उस तरह से उन्होंने छापा। और जो कैंपस रिपोर्टर एक मैगज़ीन, अगर तुम्हें पता है तो, पंजाब यूनिवर्सिटी की एक मैगज़ीन होती थी उन दिनों, अब भी होगी मुझे मालूम नहीं है, कैंपस रिपोर्टर, उसमें एक कविता उन्होंने छांट करके छापी और वो कविता बहुत मशहूर हुई हिंदी डिपार्टमेंट में। उनको पता लगा कि ये हिमाचली लड़का जो है ये तो बहुत अच्छी कविता लिखता है। तो टीचर्स मुझे बुला बुला के बधाई देने लगे। एक टीचर ने मुझे डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर से मिलाया, स्टूडेंट सेंटर में उनका ऑफिस होता था, DSW बोलते थे उनको। तो वो जो कल्चरल प्रोग्राम और ये झंकार जो यूथ फेस्ट होता था उनका, और ये पत्रिकाएं वगैरह, ये सब एकेडमिक एक्टिविटीज़ वो देखते थे। तो उन्होंने कॉफ़ी पिलाई, बोलता यार बहुत अच्छी कविता लिखी तुमने, और बैकग्राउंड पूछा सब कुछ, तो बधाई दी। और उन्होंने VC से भी मिलाया मुझे कि इसको हम नेक्स्ट ईयर कैंपस रिपोर्टर का सब एडिटर बना रहे हैं, ये लड़का हिमाचल से और हिंदी में कविताएँ लिखता है। VC ने भी बहुत तारीफ़ की मेरी। तो इस तरह से कुछ तारीफ़ वगैरह करते करते मैं थोड़ा सा मेरा हो गया, मुझे मैं प्रोत्साहित हो गया और मैं लिखने लगा और मैं अपने आप को छोटा मोटा कवि समझने लगा। उसके बाद और भी इंसिडेंसेस कई आए, पूरी एक प्रक्रिया है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। नामवर सिंह आए थे, उन्होंने बहुत बड़े ऑडियंस में कुमार विकल का नाम लिया, उसकी कविता उन्होंने पढ़ करके सुनाई, कोट किया उनको, हालांकि उपन्यास पर एक उनका व्याख्यान था। तो उनकी कविता एक छोटे से शहर में, उन्होंने कहा कि छोटे शहर में भी एक बड़ा कवि निकल कर आ सकता है, जैसे कि आपके इस छोटे से चंडीगढ़ शहर में कुमार विकल नाम का बहुत बड़ा कवि है। तो हमारे लिए तो बहुत गजब की चीज़ थी, चंडीगढ़ में कोई बहुत बड़ा कवि रहता है हिंदी का। और जब वो आदमी जो खड़ा हुआ वहाँ पे ऑडियंस में, तो उसको तो हम डेली देखते थे। हम PGI की तरफ रात को पराठा खाने जाते थे, तो वो बंदा बिल्कुल जैसा कवि व्यक्तित्व होता है, दाढ़ियाँ बड़ी हुई और सब कुछ झूमते हुए जा रहे हैं, और हम तो उसको एक पागल आदमी समझते थे। तो वो तो बहुत बड़ा कवि निकला, हिंदी के टॉप आलोचक नामवर सिंह ने उनका नाम लिया, तो बहुत इम्प्रेस हुआ। और नामवर जी ने कविता कोट की कुछ लाइनें, और उसने अपनी पूरी कविता में एक छोटी सी लड़ाई लड़ रहा हूँ, पूरी कविता उन्होंने उसको दुरुस्त करते हुए बहुत बढ़िया ऑडियंस वहाँ पीछे से सुनाया, ऑडियंस से सुनाया, और आंसू झरने लगे, इतना इमोशनल डूब करके उसने कविता सुनाई, और हम लोगों के भी आंसू निकल आए। हमें लगा कि ये कविता जो है इतना डूब कर लिखी जा सकने वाली विधा है, और कवि को इस तरह से सम्मान मिलता है कई बार इतने बड़े ऑडियंस में बिल्कुल अचानक। तो उस दिन शायद मैंने प्रण कर लिया था कि मैं भी इस लेवल का कविता मैं भी लिखूंगा किसी दिन। तो एक वो रहा, और फिर इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं कि मैं कविताओं की तरफ बढ़ता ही चला गया। बिल्कुल। तो आपको जैसे कविता की दुनिया में, आपको जैसे कविता से ही एक तरह से आपकी पहचान हुई, आप सबको पता है कि आप अच्छी कविताएं लिखते हैं, और आपके समाज में भी, जैसे हमारे लाहौली समाज में या हिमाचल में भी, जिनसे भी आप टच में रहते हैं, वो भी शायद आपकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और वो भी आपकी तरह ही कविताएं लिखना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि कुमार विकल की तरह कविताएं आप भी लिखना चाहते थे। तो आपको नहीं लगता कि जैसे कोई अच्छा राइटर या अपने फील्ड में जो बहुत अच्छा काम करता है, जो युवा पीढ़ी भी वही रास्ता जब फॉलो करने की कोशिश करती है, उन्हें बेंचमार्क मानकर, तो आपको ये नहीं लगता कि शायद आप उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और ये भी खतरा है कि आप शायद कुमार विकल नहीं बन सकते, इसीलिए आप अजय बने? तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे युवाओं ने आपकी तरह ही कविताएं लिखनी चाहिए होगी, लेकिन वो बिल्कुल ही उस स्टाइल को कॉपी करना चाहते होंगे। आप जब कविताएं आपने लिखनी शुरू की, तो कुमार विकल के स्टाइल से या किसी ऐसे अच्छे राइटर से प्रभावित तो हुए, लेकिन उनके स्टाइल से हटकर कैसे लिखा आपने? हाँ, ये बहुत ही रचना प्रक्रिया से संबंधित बहुत एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। इसका पता नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसका उत्तर देने की, क्योंकि तुम खुद भी कविताएं लिखते थे, मुझे याद है। मुझे याद है तुम केलंग में एक डिक्लेमेशन कंटेस्ट में कहीं कुछ कह रहे थे।
तो मैं जज था उसमें, और तुमने एक कविता कोट की थी चंद्ररेखा ढडवाल की, जो तुम्हारी टीचर थी। हाँ जी, हाँ जी। राइट है ना, अगर मैं ठीक से रिकलेक्ट कर रहा हूँ तो वो होता है युवावस्था में, होता है। देखो, एक चीज़ क्लियर हो लें सभी युवा लोग भी, जो भी एस्पिरेंट है कविता लिखने के, दो तरह से कविताएं लिखी जाती है। एक तो होता है शौकिया कविता लिखना, है ना, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, दोनों चीज़ें अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक होता है कि कविता लिखना उसकी नीड है, अंदर की नीड है, अगर नहीं लिखेगा तो वो तड़फेगा, परेशान हो जाएगा, परेशान होगा, उसको कष्ट होगा, जब निकल जाएगा तो वो सुकून पाता है। ये बेसिकली दो तरह की चीज़ें होती है, दोनों तरह की चीज़ें अच्छी है। तो दोनों तरह के कवियों को की ग्रूमिंग अलग अलग ढंग से होती है। कुछ लोग पहचान पाते हैं अपने उस फोर्टे को कि मुझे इस तरह से जाना है, इस दिशा में जाना है, इस तरह से ग्रूम होना है। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, उनको गुरु की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये बहुत जटिल सवाल है इस दृष्टि से। जो शौकिया कवि है बहुत अच्छे से लिख सकता है वो भी, लेकिन उसको एक बिल्कुल ही अलग दिशा पकड़नी पड़ती है। जैसे कि मैंने कहा कि उनको चाहिए होता गुरु। बिल्कुल, हाँ, उनको गुरु चाहिए, क्योंकि कविता दो चीज़ें, एक ख्याल है उसका और एक उसकी कला है। एक मतलब कि एक बुद्धि पक्ष, एक हृदय पक्ष है ना। एक उसका शिल्प है और एक उसका कंटेंट है। तो दोनों ही चीज़ें होती है उसमें। तो शिल्प जो है, जो शौकिया कवि है, वो शिल्प से स्टार्ट करेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। उसको शिल्प से ही स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले वो शिल्प कॉपी करता है, जैसे कॉपी करने की बात कही आपने, पहले शिल्प कॉपी करता है और उसको बहुत बाद में पता चलता है कि इसके पीछे ख्याल है, वो बड़ा है एक्चुअली, है ना। शिल्प तो उस बॉडी के अंदर आया, उसके अंदर जो आत्मा है वो बड़ी आत्मा है, इसलिए वो बॉडी सुंदर दिख रही है। बिल्कुल। हाँ, वो रियलाइज़ करने के लिए वो गुरु ज़रूर चाहिए। दूसरे तरह का कवि है वो, लगभग मैं दूसरी तरह का कवि हूँ, जिसको शौक नहीं था कविता का और कवि बनना भी नहीं चाहता था, बल्कि कवियों पर मैं हंसता था उन दिनों, क्योंकि कवि का एक जो व्यक्तित्व बन गया था, झोला चप्पल पहन के, दाढ़ी और ऐनक, और एक कॉमरेड कवि होता है, या एक बिल्कुल ही हिंदी मास्टर टाइप का जो इमेज होता है उसका कवि का। तो मैं तो हंसता था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरी ज़रूरत थी। और उस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब कि आधे जो कवि हैं वो उसी तरह के होते हैं कि उनकी नीड है, तो उनको शायद, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी जो बात है, जो अंदर से कहना चाहते हैं और कहने में तकलीफ़ होती है उनको, और उनको आसानी से कहने के लिए वो अपना शिल्प खुद गढ़ लेता है, अपना मुहावरा खुद ढूंढ लेता है। वो भी कष्टप्रद एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, मेहनत लगती है उसमें, लेकिन वो उसको खुद ही ढूंढना पड़ता है। कोई गुरु उसको कहीं लेके नहीं जा सकता उसको, लेकिन जो शौकिया वाला है उसको गुरु ले जा सकता है, उसको गुरु चाहिए भी। ये दो तरह की चीज़ें हैं इसमें। तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम साहित्य जो था उस समय, आपके समय में जब आपने कविताएं लिखनी शुरू की, तो क्या, जैसे हम आपकी कविताओं में देखते हैं कि लाहौल के ही ज़्यादा सारोकार हैं उस कविता में, और ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल रहता है कि अपने आसपास की चीज़ों को अपने से हटकर दर्ज करना, और वो कविताओं में, आपकी कविताओं में हमें दिखती है कि आपने लाहौल के सरोकार, वहाँ की चीज़ें, वे उसकी टहनियों के बारे में आपने लिखा। तो जब आपने, जैसे आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको मेन स्ट्रीम हिंदी साहित्य की तरह कविताएं लिखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वाजिब प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आज तक बहुत कम लोगों ने ये प्रश्न मेरे से पूछा है। बिल्कुल, मेरी आरंभिक कविताएं अज्ञे, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और ऐसे लोगों से प्रभावित थी? प्रभावित थी, केदारनाथ अग्रवाल, ये सब, इनसे प्रभावित था, और इनकी ही शायद मैं नकल करता था उन दिनों। कुमार विकल्प को तो कवि के रूप में बाद में जाना हमने, वो छोटी सी लड़ाई में हमने पहले कविता सुनी थी उनकी, बाद में तो उनकी कविताएं मांग के ढूंढ के हमने पढ़ी, और हमने लगा कि ये तो एक अलग लेवल का कवि है। और फिर धीरे धीरे पता लगता गया कि बहुत तरह के कवि होते हैं, किस्म किस्म के कवि होते हैं, और जो समकालीन जो भी ट्रेंड है,
उसमें नेचुरल सी बात है कि उसमें ज़्यादा मज़ा आता है उनको पढ़ने का। तो उस वक्त जो है कुमार विकल उस तरह से मशहूर कवि नहीं थे उन दिनों, लेकिन वो बात है कि नामवर सिंह ने बोल दिया तो एक बात होती है, इतने ऑडियंस में जो बात जाती है तो हमारे जो 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 कच्चा मन होता है, युवा मन, तो हमने तो उसको अल्टीमेट मान लिया कि हाँ इसका मतलब नामवर सिंह ने नाम ले लिया, ये तो बड़ा कवि है, इससे बड़ा तो कवि है ही नहीं कोई। तो जब उन लोगों को जब पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे मुक्तिबोध और जो अज्ञेय वगैरह हैं उनसे जो मोह था वो थोड़ा छूटने लगा। और फिर अपनी कविता को उन पर पुनर्विचार किया, उनका पुनर्पाठ किया, तो हमें लगा कि क्राफ्ट तो टोटल अज्ञेय और मुक्तिबोध का आ रहा है, निर्मल वर्मा का आ रहा है ना, उन लोगों का आ रहा है। तो शुक्र है कि वो पब्लिश करने के उन दिनों साधन भी कम थे, हमने पब्लिश किए भी कम थे, और हमने वो सब चीज़ें बाद में मैंने रोक ली, कहीं भी पब्लिश नहीं की। और मैं अभी भी देखता हूँ कि खास तौर से ये दो बहुत बड़े पैराडाइम है, मुक्तिबोध और अज्ञेय, आधुनिक हिंदी कविता के। जो सप्तक के जो 20-30 कवि थे जितने सप्तक सीरीज़ के हिंदी के, उनमें सबसे मशहूर कवि यही दो हुए और बड़े कवि। और मैं विशेष ध्यान रखता हूँ कि इन दो का असर तो नहीं है मेरी कविताओं पर, और मैं क्रूरता के साथ उस कविता को पीछे कर लेता हूँ और उन पर काम करता हूँ। अगर नहीं भी काम किया तो मैं उनको रखे रखता हूँ, मैं पब्लिश कम करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि आप बच नहीं सकते, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, युवाओं के लिए भी ये, कि आप किसी प्रभाव से बच नहीं सकते, है ना। और आज की डेट में अगर फिल्म की दुनिया में हमारे जो कवि हैं, बड़े कवि जो अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जावेद अख्तर और गुलजार, इन दो कवियों के असर से कौन कवि बचा हुआ आज का युवा कवि देखिए। उनको पता नहीं है लेकिन ज़बरदस्त असर है हर कवि पर। बिल्कुल। तो वो तो क्रूर होना पड़ेगा और वो छोड़ना पड़ेगा, और मैंने छोड़ा भी। और जो चीज़ें निकल कर आई, ये जो इस संग्रह में कविताएं आई हैं, इन सपनों को कौन गाएगा, जो मेरा पहला संग्रह था, तुम्हें याद होगा। बिल्कुल सर। हाँ, दिल्ली में एक पुस्तक मेले इसको लॉन्च किया था हमने। बिल्कुल सर। और ये कविता बिल्कुल सर आई थी, इसमें छांट करके वो कविताएं डलवाई गई। पहले तो मैंने खुद छांटा जो मेरी 200-250 कविताएं थी उसमें से, कि असर वाली कविताएं बाहर हो जाए। और उसके बाद दूसरे में मैंने ये देखा कि जो समकालीन ट्रेंड है, जो फैशन है, फैशन की कविताएं ना हो, उनको भी बाहर किया। तो लास्ट में कोई 100 से ऊपर कविताएं फिर भी बच रही थी। फिर दो मेरे कवि मित्र थे, महेश पुनेठा और एक कवि और था, उन दोनों ने पूरा फिल्टर करके ये चयन तैयार किया। इसमें उन्होंने वही कविताएं डाली जो मेरी भू संस्कृति से, है ना, मेरे हिमालय के जियो कल्चर से रिलेट करता था, वही कविताएं उन्होंने डाली। और उस दृष्टि से ये कविताएं पढ़ी भी गई और इन पर लोगों ने काफ़ी अच्छी टिप्पणियां भी की। हाँ, तो उस तरह से मैं अपने प्रभाव से बचने की कोशिश की। लेकिन बतौर रचनाकार आप बच नहीं सकते, लेकिन पब्लिशिंग तो आपके हाथ में है। पब्लिशिंग में आपको ठीक से चयन करना पड़ेगा और वो कविताएं पब्लिश करवानी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। हो सकता है लोगों की राय नहीं हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल, कि असर वाली कविताएं ना डालें, और उस विचार को किसी और फॉर्म में भी आ सकता है, अभिव्यक्ति तो है ही, तो उनसे बचना चाहिए। और मैं बचा भी। और इस कविता में देखेंगे बहुत सारे लोगों ने कहा, मंगलेश डबराल की टिप्पणी है कि वो अपने मूड में कविता लिखते हैं और समकालीन कविता का क्या ट्रेंड है इसको अजय को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो कविताएं अलग दिखती है। राइट सर। हाँ सर, इसी सिमिलर लाइंस पे मेरा ये क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि आपने अपने कविताओं की छटाई की इस पहले काव्य संग्रह के लिए जी। क्या अपने काम की असेसमेंट करना, जैसे आपने ही वो कविताएं लिखी हैं, और क्या आप ही उस कविता का असेसमेंट कर सकते हैं? क्या मतलब ये सिर्फ आपके लिए ये सवाल नहीं है? क्यों नहीं, किसी भी फील्ड में, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्यों नहीं, अपनी कविता का, अपने काम का, अपनी अभिव्यक्ति का, अपने किसी भी काम का असेसमेंट जो आदमी कर सकता है, जो आदमी सेल्फ क्रिटिसिज्म कर सकता है, वही आदमी कुछ नई चीज़ दे सकता है सोसाइटी को। और बिल्कुल कर सकता है, कविताओं का भी आकलन कर सकता है, क्योंकि कविता आदमी एक मूड में लिखता है। और 1986 में मैंने जो कविता लिखी होगी
1990 में मैं उसको पुनर्पाठ कर रहा हूँ, वो एक अलग अजय कर रहा है ना, उस अजय का थोड़ा सा अंश उसमें होगा, और जो 1986 में कविता लिखने वाले का टाइमलाइन की भी बात की। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर उस डिस्टेंस में आके 4 साल के बाद मैं पढ़ूंगा तो बिल्कुल एक नया कवि उसको पढ़ रहा होगा, और जो एस्थेटिक डिस्टेंस है वो भी आ जाता है उसमें, और बहुत क्लियरली देख पाता है कि इसमें कमियां क्या है, और क्या मैं सच में ही वही कहना चाहता था कि नहीं कहना चाहता था जो उस वक्त 1986 में मैंने कहा। बिल्कुल। तो वो कविता उसको उसी को कहते हैं शायद केदारनाथ सिंह, कचास होती कविता की, कविता लिख के एकदम पब्लिश नहीं करानी चाहिए, उसको रखे रहो, क्या बिगड़ रहा है, कौन बिगाड़ रहा है उसको, कौन खराब कर रहा है, रखे रहो, और आपको साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद छपवाओ उसको, है ना, क्योंकि तब तक वो बहुत रिफाइन हो जाती है कविता। कोई खबर तो है नहीं कि आज लिख दिया तो छाप दो, और नहीं तो कल को दूसरा लिख देगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एकांत में लिखी हुई चीज़ है आपकी, और आपकी संपत्ति है, कौन इसको बिगाड़ सकता है। लेकिन सेल्फ क्रिटिसिज्म से जिस तरह से निखर के आती है, और कोई और तरीका नहीं है, वही एक तरीका है सेल्फ, और वो कर सकता है। बिल्कुल, आपका ये प्रश्न था ना बिल्कुल। कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, और लेकिन उससे आप वेरीफाई करा सकते हो, जैसे मैंने अपने दोस्तों से भी कराया था कि मैंने ये छांटी है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक छांटी है, तो उन्होंने आगे और छांटी उसमें से, उन्होंने कहा कि ये भी निकाल दो। तो इस तरह से औरों से भी आप छटवा सकते हैं, और खुद भी तो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। राइट सर, राइट। हाँ, तो सर मेरा दूसरा सवाल ये होगा, जैसे आपने जब लाहौल के बारे में कविताएं लिखनी शुरू की, लाहौल के सारोकारों के बारे में चीज़ें दर्ज करनी शुरू की, तो ये आपने क्या इनिशियल स्टेज से ही ये करना शुरू कर दिया था, या बाद में जाकर आपने? हाँ, ये चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस में रही होंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कविताएं तो लिखी नहीं मैंने शुरू में, जो पत्र लिखे, डायरियाँ लिखी, तो अभी भी मैं डायरियाँ अपनी पुरानी देखता हूँ, और किसी पुराने पत्र को देखता हूँ किसी फ्रेंड के पास से, अचानक कोई शेयर कर लेता है कि अजय तुमने ये लिखा था, है ना, प्रमोद रंजन, अनूप सेठी, ज्ञान रंजन जी, बुजुर्ग नहीं रहे, उन सबको मैंने पत्र लिखे हुए हैं, तो उन पत्रों में देखता हूँ तो सबकॉन्शियस में वो रहा होगा, मेरी पृष्ठभूमि रहती है, तो उनमें वही सब चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें छन करके कविता में आई होंगी, लेकिन वो एफर्ट से नहीं मैंने लिखा कि लाहौल पर ही कविता लिखनी है, इस तरह से मैंने कभी नहीं लिखा। लेकिन छांटते वक्त मैंने ये देखा कि लाहौल पर लिखी हुई कविताएं कौन सी है, उन पर ही मैंने तवज्जो दिया, और वही चीज़ें इसमें छट करके आई। आपने जैसे बॉलीवुड कवियों के बारे में बात की जी, जिनकी कविताएं मेन स्ट्रीम सुनती है, पढ़ती है, एक लोकल कवि को, एक गांव से निकले हुए कवि को कितने लोग पढ़ते हैं? डिपेंड करता है कि आप का मंच क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल वही दिया मैंने आपको कि कैंपस रिपोर्टर में जब छपा तो तरह तरह के लोगों ने पढ़ा, है ना, वहाँ पर जो हिंदी पढ़ सकते थे, पंजाबी बैकग्राउंड के बच्चे थे, उन्होंने पढ़ा। अपने हिमाचल के एक तो हमारे चंबा से ही प्रोफेसर थे हमारे, मिस्टर MP, प्रोफेसर MP भारद्वाज, वो तो चंबा से ही थे। तो हिमाचल के बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास में थे, हमसे जूनियर थे, उन्होंने पढ़ा। और यूपी बिहार से तो कम आते थे स्टूडेंट्स, लेकिन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, JNK से होते थे हिंदी विभाग में। लेकिन पूरे यूनिवर्सिटी में तो हर तरह के, मॉरिशस के बच्चे जो हिंदी जानते थे, ट्रिनिडाड टोबैगो के, अफ़गानिस्तान के बच्चे जो हिंदी जानते थे, वो सब पढ़ते थे। पाकिस्तान के तो नहीं थे, लेकिन अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग थे जो पढ़ते थे। भूटान के बच्चे जो नेपाली जानते थे और देवनागरी जानते थे, वो भी हिंदी कविता पढ़ते थे। और ऐसे बहुत सारे, नेपाली तो थे ही थे, नेपाली तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स लीडर भी रहे वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में। नेपालियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और हरियाणा के ज़्यादा होते थे। तो तरह तरह के बैकग्राउंड वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उन कविताओं को। तो प्रश्न क्या था आपका? मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो बॉलीवुड में जो मेन स्ट्रीम कवि हैं, जैसे आपने जावेद अख्तर का एग्जाम्पल दिया, तो मतलब मैं ये कह रहा था कि उन कवियों में और एक उन कवियों को मेन स्ट्रीम, जैसे बॉलीवुड में जब आते हैं तो बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं। आपने कहा था कि गांव से निकले हुए बच्चे की कविता कौन पढ़ता है। तो वो जैसे कैंपस रिपोर्टर में छप गया तो पढ़ा लोगों ने। मैं वही कह रहा था कि डिपेंड करता है कि मंच क्या है आपके पास। तो उसके बाद जैसे मैंने पत्रिकाएं पढ़नी शुरू की,
1986 में शायद हंस पत्रिका निकली थी राजेंद्र यादव की। हालांकि वो कविताओं की पत्रिका नहीं थी, लेकिन बहुत सारा इंसाइट मिलते थे मुझे उस पत्रिका से। ज़बरदस्त मुझे उसका संपादकीय तो लगता था कि वो राजेंद्र जी मेरे लिए लिखते हैं। इतना मज़ा आता था मुझे उनके संपादकीय पढ़ने को। तो जो पत्रिका पढ़नी शुरू की, और जब हंस पढ़ा तो फिर मुझे टीचर्स ने बताया कि खाली हंस नहीं है, जो पहले मुझे पता नहीं था कि कौन सी पत्रिकाएं होती है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती है हिंदी की। बिल्कुल। तो जिसने जो मुझे बताया, दोस्तों ने, सीनियर्स ने, टीचर्स ने, तो वो पत्रिकाएं मैं मंगा कर पढ़ने लगा। तो उनके साथ इंटरेक्शन शुरू किया मैंने, खताबत शुरू की। मैं भेज देता था, मैं शर्माता नहीं था पत्रिका कविताएं भेजने में। तो इस तरह से मंच मिल जाते हैं। आज की डेट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्लॉग आए, ब्लॉग के बाद और आसान हो गया। जो ब्लॉगिंग करते थे हिंदी में, हिंदी ब्लॉग्स पहले तो जो हमारे बड़े साहित्यकार थे उन्होंने बहुत डांटा, संपादकों ने तो बहुत डांटा, प्रकाशकों संपादकों ने, क्योंकि उनका तो धंधा खराब हो रहा था। क्योंकि हम तो मुफ्त में छाप रहे थे ब्लॉग में, और हमें ज़्यादा पाठक मिल जाते थे ब्लॉग में पत्रिका से ज़्यादा। तो हमने तो बहुत मेहनत भी की उसमें, ब्लॉगिंग में। तो बहुत नए युवाओं को हमने जानबूझकर ग्रुप बना कर हमने प्रमोट करना शुरू किया। जैसे आपको मैं यहाँ टोकना चाहूँगा, जैसे आपने कहा, मैं इसको फिनिश कर दूँ। तो वो गांव के कवि के लिए आज की डेट में ये मंच है। उन दिनों लघु पत्रिकाएं थी जब हमने कविताएं लिखनी शुरू की, 1983, 84, 85, 86 से लघु पत्रिकाएं, जो आराम से, जहाँ स्पेस होता था छापने को। लगभग उस वक्त 150 से लेकर 180 तक हिंदी की लघु पत्रिकाएं निकलती थी, और बहुत टॉप की थी सारी। और उसके बाद एकदम बाद 2007-8 के आसपास ब्लॉगिंग आ गई। इंटरनेट का जो धमाका हुआ, तो ब्लॉगिंग आ गई, तो उसमें तो हर कोई अपना पब्लिशर है, छाप लिया। फिर फेसबुक आया 9-10 के बाद, तो और भी आसान हो गया। अब तो बिल्कुल गाँव का कवि को फेसबुक का पाठक पढ़ लेता है, और फेसबुक का तो ग्लोबल पाठक है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। इंटरनेट आने के बाद, बिल्कुल सही इंटरनेट के बाद बहुत आसान हो गया। बिल्कुल। और दूसरा मेरा ये सवाल था, सॉरी मैंने आपको बीच में टोका, मेरा यही सवाल था कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम कवियों की कविता एक अर्निंग सोर्स भी है, तो क्या आपके लिए, जैसे आपने कहा कि कई सारे कवि ये नहीं चाहते थे कि आप लोग फ्री में छापें, क्योंकि वो चाहते थे शायद इस वजह से उनको कुछ नुकसान हो रहा है। तो क्या युवाओं के लिए एक अर्निंग सोर्स भी हो सकता है कविता? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। 2 एग्जांपल मैंने दे ही दिए। जावेद अख्तर बहुत कविता लिख के कमाए उसने, सीधी सी बात। गुलजार जी का तो वही है, कविता लिखकर ही कमाया है ना। पीछे भी जो भी थे, बड़े बड़े कवि थे, साहिर लुधियानवी थे, बहुत बड़े कवि, प्रगतिशील कवि थे, रोमांटिक, लेकिन तो खूब कमाए पैसे। दुनिया भर के, हसरत जयपुरी, जितने मर्जी नाम ले लो, कविता लिख के बहुत अमीर बन गए लोग। और हमारा रिसेंट जो एग्जांपल दूंगा मैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा जूनियर था इरशाद कामिल, उसकी पहली कविता 50,000 रुपये मिले उसको, जो चमेली की शादी में उसका था एक गीत उसका। उसको 50,000 मिले, तो तहलका मच गया पूरे इधर अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, कि पंजाब यूनिवर्सिटी का लड़का जो है बॉलीवुड में गया और उसकी कविता को 50,000 मिले, उसके गीत को। तो कमा रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं अब तो। वो तो अब तो एक ब्रांड है, इरशाद कामिल तो ब्रांड है। बिल्कुल। हाँ, हमारे सामने उसी हॉस्टल नंबर 1 में रहते थे, सामने कविताएं लिखनी शुरू की। लेकिन वहाँ उसने बॉलीवुड में किस्मत आजमाई, तो चमका। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई इरशाद कामिल ही बने, क्योंकि हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारे हमारे सीनियर और जूनियर होते थे जिन्होंने अपनी किस्मतें आजमाई, एक्टिंग में, कविता में, स्क्रिप्ट में। तो हर कोई तो सफल नहीं होता है। बिल्कुल सर। लेकिन वो लक भी होता है, अपना परिश्रम होता है, और लिंक्स भी होते हैं। आज की डेट में लिंक्स के बगैर सब कुछ काम नहीं चलता है। लेकिन इरशाद कामिल का एग्जांपल कहीं भी कोट कर सकते हैं कि इस आदमी ने खड़ा करके बोल सकते हैं कि ये आदमी है जिसने कविता लिख के पैसा कमाया। बिल्कुल सर। सर, दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि कविता समाज के लिए कितनी ज़रूरी है, और या साहित्य समाज के लिए कितनी ज़रूरी है, और ये किस तरीके से प्रभावित करता है एक समाज की दिशा तय करने में? हाँ, ये थोड़ा आदर्शवादी और नैतिकता का सवाल है।
ज़रूर करता है। कोई भी एक्सप्रेशन हो ना, जो मेरी अपनी मान्यता है, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन है, तो 10 आदमी के बीच में आपने कोई चीज़ एक्सप्रेस कर लिया, चाहे पेंट कर लिया, चाहे आपने घर ही बना दिया, है ना, आपने एक छक्का मारा क्रिकेट में, है ना, फुटबॉल में किक मारा ज़बरदस्त, रोनाल्डो और इसकी तरह, पेले की तरह, तो वो एक्सप्रेशन है आपका। तो उसका असर तो होता है, पूरे मुआशरे में होता है वो, क्योंकि उसको इतने सारे लोग देख रहे हैं। 10,000 नहीं देख रहे हैं तो 10 आदमी तो देख ही रहे हैं, उसके साथ भी एक्सप्रेशन किया तो 10 में से 2 आदमी को तो इम्पैक्ट करेगा वो, अगर कुछ एक शब्द भी बोलेगा तो। लेकिन किस तरह से इम्पैक्ट करेगा वो भावक पर भी डिपेंड करता है। भावक मतलब जो रिसीवर है, जो एक्सप्रेस कर रहा है उस पर भी है, और जो रिसीव करने वाला है, दोनों के कम्बिनेशन से एक इम्पैक्ट पैदा होगा ना। तो सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट होता है वो तो होगा ही होगा। उससे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिखने से क्या होता है, वो गलत धारणा है। लिखने से सीधे दुनिया पलट नहीं जाएगी, सत्ता बदल नहीं जाएगा, लेकिन समाज पर बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे पानी सींचते हैं तो एक पूरे सीज़न के बाद उसमें से फल निकलता है, तो इस तरह का बहुत छन करके उसका इम्पैक्ट आता है, इनडायरेक्ट, परोक्ष ढंग से असर होता है, और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक, इसी में हम एक नैतिकता के कुछ और वैल्यूज़ के कुछ जो मानदंड है, हम कविताओं में ही ठीक से तय करते हैं। हमारा कोई व्यंग्य होगा छोटा सा, तो उस व्यंग्य में एक मैसेज होगा कि ये काम नहीं करना है तुमने। तो 100 आदमी सुन रहे हैं तो उसमें 10 आदमी तो सेंसिटिव होंगे, उनके साइके पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बेशक 90 आदमी बोले यार हाँ कविता बोल दी, चल बनने दो, बोला होगा, लेकिन 10 आदमी पर तो असर करता है, क्योंकि वो सेंसिटिव होगा तो उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो मेरी बात आप तक पहुंचेगी, आपकी बात राम तक पहुंचेगी, राम की बात आशीष तक पहुंचेगी। तो इस तरह से चलते हैं विचार, और वो हो सकता है वो किसी अच्छे शिल्पकार के पास पहुंचे तो वो उसको थोड़ा और एनहांस करके आगे बढ़ाए वो। बिल्कुल, क्योंकि कविता कहीं से टपकती तो नहीं है, समाज से ही उठता है, और हम उसी को लौटाते हैं अपने शब्द में डाल के। हाँ, मेरा ये सवाल एक्चुअली यही इसी सवाल पे आने वाला था, जिसका आपने जवाब दे दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका जो कविता का रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? हाँ, वही है, समाज से ही है, समाज से ही आता है। मैंने बोल दिया है, वहीं से समाज की ही बात है ना, समाज की ही बात है। हमें अच्छा लगा और हम सोचते हैं कि शायद विक्रम को भी अच्छा लगेगा, है ना। जब आप कविताएं लिखते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है कि आप समाज के लिए लिखना चाह रहे हैं, या अपने लिए लिखना चाह रहे हैं, या एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए? अपने लिए। मैंने और जगह भी कहा है इंटरव्यू में, जो हो सकता है अलग अलग ढंग से रचना प्रक्रिया होती है सबकी, सबका ऐसा नहीं होता होगा। मेरा जो लेखन है, मैं अपने लिए ही शुरुआत की मैंने। अब भी जब लिखता हूँ तो अपने लिए लिखूँगा। अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं नहीं लिखूँगा, कि इसलिए नहीं, इसलिए कुछ लोग होता है ना कि इसलिए लिखना है कि समाज में कुछ मैंने तरंगें पैदा करनी है। ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना कोई ऐसा एम्बिशन है। मैं समाज के लिए उस तरह से नहीं लिखता हूँ, समाज मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं उसके लिए नहीं लिखता हूँ, अपने लिए लिखता हूँ। लेकिन अगर वो समाज के साथ रिलेट होता है, समाज के वैल्यूज़ के साथ, समाज में भलाई बुराई के साथ वो रिलेट होता है, तो वो मेरा बोनस है। समाज उसके लिए मुझे अप्रिशिएट करता है। आज आप उसके लिए मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, तो मेरा पॉडकास्ट इसलिए बना रहे हो। सर, ये पहाड़ी इलाकों में सबसे अच्छी कविताएं किस रीजन से आ रही हैं, या सबसे अच्छे कवि कहाँ पर हैं जो कि आपकी नज़र में बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं? इसमें भाषा का बैरियर आएगा विक्रम, कहना बहुत मुश्किल है। इस पहाड़ी एरिया में, जैसे हिमाचल का ही लें ना, हिमाचल के अंदर ही जो मेरी पढ़त है, कम से कम 50 भाषाओं में कविताएं लिखी जा रही है हिमाचल के अंदर, 50 अलग भाषाएं। तो आपने पहाड़ी एरिया कहा, तो पहाड़ी एरिया तो मिज़ोरम से लेकर के हिमालय को ही लें तो उधर वाखन और वो कराकोरम रेंज के एंड तक जाएगा, पीओके तक, नूरिस्तान और काफिरिस्तान तक, हुंजा तक, है ना। वो पूरा पहाड़ है। सोचो कितने भाषाओं की रेंज होगी। तो मेरी पढ़त
उतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, मैं लेकिन अगर हिंदी की बात कहूँ, जो मेरा जो मेरी भाषा है, कई सारी कविताएं जो अच्छी हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट होके आती है, उसमें मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड में बेस्ट कविता लिखी जा रही है। और वो आज की बात नहीं है। हमें पहले हैरानी होती थी कि ऐसा क्यों है, उत्तराखंड में इतनी अच्छी हिंदी कविता क्यों लिखी जा रही है, जबकि हिमाचल में हिंदी भाषा की उतनी अच्छी कविताएं नहीं लिखी जा रही है। दूसरी भाषाओं में, पहाड़ी भाषाओं में लिखी जा रही होगी बेशक, लेकिन हिंदी में नहीं लिखी जा रही है। तो अध्ययन करने से पता लगता है कि उत्तराखंड के पुराने भी कवि रहे हैं और बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं। सबसे बड़े कवि तो छायावाद के जो 4 स्तंभ है हमारे, सुमित्रानंदन पंत उनमें से एक है। हमें बहुत लेट पता चला कि पंत साहब तो उत्तरांचल से, कुमाऊं से, और वहाँ तो पूरी परंपरा है, एक से बढ़कर एक कवि हैं हिंदी के। नौटियाल है, रमेश चंद्र शाह वहाँ से हैं, उत्तरांचल से हैं। राजेश जोशी जो उनके रूट्स उत्तरांचल में, जोशी। मंगलेश डबराल, बीरेन डंगलाल तो है ही हैं। और आज की डेट में जो बिल्कुल युवा कवि निकल रहे हैं, महेश पुनेटा है ना, और ये रेखा चमोली है। ज़बरदस्त कविताएं निकल के आ रही हैं और वहाँ से निकल के आ रही है हिंदी में। और हिमाचल को हम लगभग दूसरे स्थान पर रखना चाहिए हमें, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी हिंदी के अच्छे कवि हैं। अग्निशेखर हैं अभी लेटेस्ट जो जम्मू से जो है हमारा बहुत मित्र कवि हैं, एक युवा कवि, स्मार्ट कवि, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कमलजीत चौधरी। बहुत अच्छी कविता लिख रहा है, बहुत अच्छी कविता लिख रहा है। और भी निश्चित रूप से होंगे, कई बार वो मंच भी नहीं निकल पाता है। जो मेरी पढ़त के अनुसार जो उत्तरांचल जो इस वक्त बेस्ट है। और पहाड़ी एरिया में हम नेपाल को भी लेंगे, नेपाल में भी हिंदी कवि, अच्छे हिंदी कवि हैं। नेपाल के लोगों ने, मेरी विशाल नाल्बो है ना, सुदीप पाखरेन है, चंद्र गुरुंग से सबसे पहले मेरी दोस्ती हुई। तो वो सब हिंदी कवियों को नेपाली में ट्रांसलेट कर रहे हैं, नेपाली कवियों को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो नेपाल से भी अच्छी हिंदी कविता निकल करके आ रही है। बिल्कुल सर, दूसरा क्वेश्चन इसी लाइन पे है। जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड में एक लेगेसी थी कविता की, इसीलिए वहाँ पर इतने सारे कवि निकले और बहुत रिफाइंड कविताएं लिखनी उन्होंने शुरू की। क्या उस समय, आपके समय में जब आप कविताएं लिख रहे तो उस समय लाहौल में कोई ऐसे कवि थे जिनसे आप प्रभावित हुए? नहीं, मॉडर्न पोइट तो कोई नहीं था। जो मुझे कोई याद नहीं आता है कोई मॉडर्न पोइट लाहौल का था हिंदी में लिखने वाला। बलदेव घरसंगी का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक इदारे में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए थे। बलदेव घरसंगी 80 के दशक में वो इंग्लिश में लिखते थे। डेथ एंड डिस्पेयर करके एक संग्रह उनका पूरा है, वो मैंने पढ़ा है जब मैं यूनिवर्सिटी में था, उन्हीं दिनों पढ़ा है। बहुत अच्छी जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी की कविता उनकी वो थी। और एक किशन है जो हमारे थोरंग गांव से, किशन भाई, वो भी हमारे सीनियर थे डीएवी कॉलेज में। जब हम गए थे तब तक वो पास आउट हो चुके थे, काफ़ी सीनियर थे। तो वो भी हिंदी में कविताएं लिखते थे, लेकिन वो उन्होंने कविताएं कहीं पब्लिश नहीं कराई उस तरह से। और मुझे कोई मॉडर्न सेंसिबिलिटी का कोई कवि याद नहीं आ रहा। गीतकार थे, छायावादी रुझान के कवि थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कवि थे, लेकिन आधुनिक चेतना के कवि मुझे कोई याद नहीं आता है कि मुझसे पहले हो। बिल्कुल, जैसे आप अब बहुत अच्छी आपने कविताएं लिखी और हिंदी साहित्य में, भारतीय हिंदी साहित्य में आपने अपना लोहा मनवाया। तो आने वाले समय में जैसे लाहौल से आप किन कवियों को ये देखते हैं कि वो अच्छे कवि बन सकते हैं? ऐसे कोई नाम आपके दिमाग में? देखो, इसका भी एक एथिक्स है। कई बार मैं ले लेता हूँ, कई बार वो याद आ जाता है अचानक इंटरव्यू देते थे कि नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं 2 आदमी का नाम लूँगा तो मैं 20 लोगों को नाराज़ कर दूँगा, है ना। बहुत मुश्किल होता है। मैंने तुम लोगों को, विक्रम, कोई ईशान, इन सब का नाम लेके मैंने कविताएं भी लिख दी है। और मुझे लगता है कि उसका बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई 50 और कवि लिख रहे होंगे तो कि अजय भाई ने इन 2 का तो नाम ले लिया और हमारा तो नाम नहीं। हमें 50 आदमी का नाम उस कविता में नहीं लिख सकते, है ना। तो एक धर्म संकट हो जाता है।
लेकिन इस बातचीत में कभी जिक्र आ जाएगा, जैसे रेखा चमोली और महेश पुनेठा का जिक्र आ जाता है, तो वैसे ही आ जाएगा, तो वो अपने आप आ जाएगा, तो उसके लिए मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और मैं युवाओं से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगर तुमने ये प्रश्न पूछा तो मैं मना कर दूंगा कि मैं ये नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है और मुझे बुजुर्ग कवियों ने कहा है कि इस तरह से नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरा बहुत वो डिस्करेज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिस्करेज हो बिल्कुल 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 आपने सही कहा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाहौल में अगर आप कविता के क्षेत्र में देखें तो लाहौल में कवियों का फ्यूचर, मतलब या आप ये कहें लेखन का फ्यूचर, आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, करियर के रूप में तो नहीं है फिलहाल। मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल नए लड़के जिनको हमने पढ़ा नहीं है, जो करियर के रूप में तो एक ही चीज़ है, सीधी सी बात है, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कर सकें तो, और कोई कवियों के लिए कोई मंच नहीं है जहाँ से आप एज ए करियर कविता को अपना सकें। तो ये वाला लिखना तो सिर्फ ये है कि कोई कवि था तो उसने कविता लिखी, चाहे अपनी ऊर्जा उसने लगा दी, अपना करियर जो कहीं कुछ और कर सकता था वो छोड़ के उसने कविता चुना, तो इतनी मेहनत हो गई, तो चलो प्रकाशक भी सोचता है, मित्र भी सोचते हैं कि चलो उसका एक संग्रह आ जाए, तो कभी खुद भी सोचता है यार मैंने पूरी जान लगा दी है, तो एक संग्रह तो यादगार तो रहना चाहिए, तो उस तरह से आ जाए। लेकिन ये कोई करियर नहीं है, इसमें ये कोई करियर नहीं है। ये बिल्कुल, मैंने और जगह भी पीछे बहुत पहले तुमने ही लिया था इंटरव्यू, किसने लिया था? ईशान और अभिषेक ने लिया था। अभिषेक भी बहुत अच्छी कहानियाँ लिखता है, अभिषेक आनंद बहुत अच्छी कहानियाँ लिखता है वो। ईशान कविताएं लिखता है। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने कहा था कि ये तो अपनी चर्बी और हड्डी जला करके उसकी कविता बनाने की बात है, और कोई करियर रिलेटेड कोई काम नहीं है ये। तो उसी लाइन पे मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आप गवर्नमेंट नौकरी में पहले आए या आप पहले कवि बने? नहीं, पहले कवि बना, निश्चित रूप से पहले कवि बना। और गवर्नमेंट नौकरी मैंने इसलिए ली कि मुझे अपना रोटी पाने का जुगाड़ तो करना था कुछ, तो वो ये भी नौकरी इस तरह से ली कि जो मिल गया वो उसमें बैठ गया जाके। तो उस वक्त 3,000 मेरी तनख्वाह थी जब मैंने ज्वाइन किया था 1995 में। तो मुझे लगा कि उससे पहले मैं 800 रुपये में मेरा महीना चलता था, पिताजी देते थे। मैंने कहा 800 की जगह 3,000 मिल रहा है यार, मैं तो ठाठ से जीऊँगा, और मैंने कुछ करना ही नहीं है, कविता लिखना है बस, है ना, मेरा भोजन कपड़ा सब कुछ हो जाएगा। 3,000 तो मोर देन इनफ, और मैंने और कोई एफर्ट नहीं किया, और मैं जाके चुपचाप इंस्पेक्टरी करने लगा हुआ उद्योग विभाग में जाके। मुझे बहुत मज़ा आया उसमें, लेकिन मैं उससे पहले कवि था। क्या आपके पेरेंट्स को ये पता था कि आप कविताएं लिखते हैं, और आपका ज़्यादा फोकस नौकरी पाने की कोशिश से ज़्यादा आपकी कोशिश और आपकी जो एनर्जी है कविताएं लिखने में जा रही है, तो आपके करियर को लेके क्या वो चिंतित नहीं थे? बिल्कुल चिंतित थे। लगभग 200 मैंने सिविल सर्विसेज दिए हैं, 2 साल मैंने 2 बार लिखा मैंने सिविल सर्विसेज, और क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता था तो वहाँ हिप्पा में कोचिंग के लिए जगह मिल जाती थी वहाँ पे, तो वहाँ बोर्डिंग लॉजिंग फ्री होता था, तो वहाँ जुगाड़ हो जाता था साल भर का। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करो और वहाँ बैठे रहो, और वो लाइब्रेरी इतनी अच्छी थी, और वहाँ पढ़ते रहो अज्ञे मुक्ति बोध को, क्या कौन पूछ रहा है। तो मुझे लगा बाद में कि ये चीटिंग हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स की नज़र में तो मैं सिविल सर्विसेज लिख रहा हूँ, है ना, और पढ़ रहा हूँ। मैं वहाँ पर टीचरों से बहस करता था, निजाबन जी थे, तो चाय पीना और हमने बहस करना उनसे। तो करियर की सिलेबस की बात तो हम करते ही नहीं थे। हम साहित्य पर ही बहस करते रहते थे। तो वो एनवायरनमेंट, जैसे आपने उत्तराखंड, तो आपने कहा कि टीचर्स, आपके पेरेंट्स वो चिंतित तो थे ही है। उन्होंने कहा कि जो एक बार दे दिया नहीं हुआ, दूसरी बार दिया तब भी नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं यही करना, कोई छोटी भी पकड़ लो नौकरी, क्योंकि रोटी का तो करना ही करना है। बिल्कुल सर। हाँ, तो उसके बीच में हमने कुछ टूरिज़्म में भी ट्राई किया था, इसीलिए मैं तुम्हें लेक्चर देता रहता हूँ टूरिज़्म को लेकर के। हम स्पीति गए थे 93 में, जब पहली बार इनर लाइन परमिट खुला था। पहले तो
बंद था ना स्पीति, राइट सर। कुछ कुछ लोगों को जाने दिया जाता था, तो खुल गया 93 में ही खुला था या 92 में खुला होगा। तो मैं गया अपने मित्रों के साथ उधर कुछ एक्सप्लोर करने तो था युवा जोश, और बाद में पता चला कि धंधा तो कुछ और ढंग से चलता है, ऐसे नहीं चलता है कि आप कविता लिखते हुए टूरिज्म का या किसी कोई भी धंधा नहीं कर सकते। उससे तो आप नौकरी करो तो वहाँ आपको टाइम मिल जाएगा और वहाँ कविता लिख सकते हो। बिल्कुल। तो मैंने वो नौकरी, उसकी बजाय मैंने नौकरी ऑप्ट की है। जी, मैं वापस उसी सवाल पे जाऊंगा। उत्तराखंड की जो लेगेसी की आपने बात की, लाहौल या कुल्लू के क्षेत्र में जब आप कविताएं लिख रहे थे, क्या आपको कविता लिखने का या पढ़ने का ऐसा माहौल उस समय मिला? और आप जब कविताएं लिखना जब आपने शुरू की तो आपको क्या लगता है कि अब ऐसा माहौल, ऐसा सर्कल है कि कोई युवा कवि आके आप लोगों के बीच बैठ के कविताएं लिखना सीख सकता है? हाँ, लगता है मुझे थोड़ा बहुत तो सीख ही सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको हम इस तरह से कहते हैं, साहित्य की भाषा में अड्डेबाजी कहते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा अड्डेबाजी भी मैंने देखा कि एक स्टेज के बाद उसका भी एक सैचुरेशन होता है, तो वो उसके भी नकारात्मक असर भी हो जाते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा अड्डेबाजी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा युवाओं को, क्योंकि हमने की है और उसका फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन एक स्टेज के बाद उसका नुकसान भी है कि आपकी फिर उसी एक सर्कल के अंदर आप लिमिट हो जाते हो, आपकी ग्रोथ आगे रुक जाती है, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो उन्हीं लोगों के बीच में। 10-15 लोगों का आपका दायरा है, आपको वो आप उनको पैरामीटर मान लेते हो, है ना। बिल्कुल। कि वहाँ तक ही जाना है और आगे ग्रोथ आपकी रुक जाती है। तो वो एक माहौल तो बनता है प्रेरणा स्वरूप, लेकिन आप जब एक स्टेज पर पहुंच जाते हो, मैच्योर स्टेज पर, तो फिर अड्डेबाजी से भी थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ही कट के तो नहीं रह सकते, लेकिन कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल युवावस्था में दब के करना चाहिए, लेकिन थोड़ा ग्रोथ हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो उस पर थोड़ी कमी करके आपको बाहर की चीज़ें ज़्यादा पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि क्लासिक्स ज़्यादा पढ़नी चाहिए, जो मैं मिस करता हूँ। मैंने क्लासिक्स बहुत कम पढ़ी है, और अब पढ़ता हूँ तो आँख बहुत साथ नहीं देती है। मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ, और ऑडियो बुक से उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना आप पढ़ करके होता है। तो मैं क्लासिक्स कम पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि क्लासिक्स पढ़नी चाहिए। वो अपने आप एक इंटरनल माहौल बनता है एक साहित्यकार की ग्रूमिंग के लिए, जब आप बहुत ही क्लासिक रचनाएं पढ़ोगे तो। लाहौल के बारे में जब आपने कविताएं लिखनी शुरू की तो आपने सभी कविताएं, जैसे आपने कहा आप डायरीज़ लिखते थे, तो क्या आपने उन्हीं डायरीज से कविता लिखी या आपने जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर जब आपको एक माहौल मिला तो आप वहाँ पर ज़्यादा आप एक रिफाइन कवि होकर निकले? हाँ, कभी कविता लिखना मतलब कि पॉज बना के अच्छा मैं कविता लिखता हूँ, इस तरह से मैंने कभी नहीं लिखा। डायरीज को मैं पढ़ता रहता था और उसमें से ढूंढता रहता था, क्योंकि गुरुजी ने जो मुझे क्लू दे दिया था, अजय इन डायरियों में कविताएं हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला है, तो कुछ कविताएं मिली भी और वो मकबूल भी हो गई, चर्चित भी हो गई। तो मुझे लगा कि सभी डायरियों को खंगालते रहो, और मुझे मिल जाती थी, डायरियों में ही मिलती थी। फिर उसी थॉट को मैं आगे कविता के रूप में बढ़ा देता था। तो स्पेशल मैंने मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई कागज़ पकड़ा और उसमें कविता ही लिखा हो, कि कविता लिखने की मंशा से ही कविता लिखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। डायरी में से ही मैंने कविताएं निकाली। सर, मैं एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जैसे मैं पर्यटन टूरिज़्म के क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ और लगभग मैं 18 साल से यही टूरिज़्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल और एकेडमिक्स में इसी के अंदर हूँ। तो मैं कई सारी थ्योरीज से या एक ही चीज़ों के बारे में बार बार बातें करते हुए थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ। तो ये सवाल मैं आपके ऊपर भी डालना चाहूँगा कि कविताओं के बारे में ही बात करते हुए इतने लंबे समय से क्या कभी आप बोर नहीं होते? हाँ, मैं बोर हूँ इस वक्त। बिल्कुल अच्छा सवाल है, और ये पर्सनल सवाल नहीं है, ये बहुत ही सबको लागू होता है और बहुत ही टेक्निकल सवाल है, और इसका जवाब देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हर कवि को कोशिश करनी चाहिए हर कलाकार को इसका जवाब अपने अंदर ढूंढना चाहिए कि वो कब बोर होता है। तो वो कैसी धर्म संकट होती है वो, कि आप इतनी अच्छी चीज़ है, आपकी सबसे प्यारी चीज़ है, आप उसी से बोर हो रहे हो। आप अपने बीवी बच्चों से भी बोर होते हो,
केवल कविता से नहीं होते वो बोर। और इन दिनों मैंने लगभग पीछे कोई 5 साल से कोई काबिल ज़िक्र जिसका मैं जिक्र करूं या जिसको मैं सुनाना चाहूं, तो ऐसी कोई कविता नहीं लिखी। तो ये शायद उसी कारण है कि मैं शायद बोर हो गया हूं इस बीच में। तो मुझे लगता है कि यही एक कारण होगा। बिल्कुल। क्यों नहीं होता आदमी, ह्यूमन नेचर है, हर चीज़ से बोर होता है आदमी। तो उसके लिए प्रयाग शुक्ल की एक बात याद आती है। सोलन में आए थे, लंबा लेक्चर था उनका दिन भर का। तो विधाओं की आवाजाही पे, जो भी आपके जॉनर्स होते हैं उनमें आवाजाही होते रहना चाहिए। आप सिर्फ कविता के ही पीछे लठ लेख के मत बैठ जाओ। आप कवि हो लेकिन आप पेंटिंग भी आजमाओ, आप म्यूज़िक आजमाओ। आप उस लेवल के नहीं पहुंच जाओगे लेकिन वहाँ भी हाथ मारो तो वो भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकते हैं। और एक चेंज के लिए तो उनको आजमाओ। तो बहुत, जैसे ये मैंने बांसुरियाँ रखी है, मैं बांसुरियाँ बजाता हूँ, पहले से बजाता हूँ। मैं बांसुरी मैंने तब पकड़ी होगी जब मुझे लिखना भी नहीं आता होगा। बचपन से ही बांसुरी मुझे अच्छी लगती है। लोगों को जो शादी में बांसुरी बजाते देखता था तो मुझे लगता था कि किसी दिन मैं भी बजाऊंगा ऐसी बांसुरी, कुछ जैसे इनकी तरह है कि लोग नाच पड़े ऐसे ना। पर वो तो बजा तो नहीं सका, लेकिन मैं रखता हूँ। और जब हर चीज़ से ऊब जाता हूँ, कुछ भी करने का जब नहीं मन करे तो मैं बांसुरी बजाता हूँ जोर जोर से। हाँ, तो आपका सवाल था कि ऊब नहीं जाते हो। बिल्कुल ऊबता हूँ मैं, और हर कोई ऊबता है और ऊबना भी चाहिए। अगर नहीं ऊब रहा है तो इसका ना कुछ गड़बड़ है, वहाँ ऊबता ही आदमी। बिल्कुल सर। दूसरा सर, अब लाहौल की तरफ चलते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि लाहौल के बारे में जब आपने कविताएं लिखनी शुरू की तो आप किस तरीके से एक तरह से रचना को, अपनी कविताओं को गढ़ते हैं? क्या आप जैसे चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ जैसे आपने बयूस की टहनियाँ, जैसे आपने उस पेड़ के ऊपर एक कविता लिखी है और उसे आपने वुमेन के स्ट्रगल से भी जोड़ा है, वो आपको किस तरीके से आपने वो चीज़ करना सीखा? ये अच्छा सवाल है। कुछ दिन पहले हमारी मित्र मंडली यहाँ बैठी थी आगे, सैंज के पास हमारी पार्टी थी, उसमें भी ये सवाल उठे, ऐसे ही उठे खाते पीते हुए। तो बहुत अच्छा सवाल है ये कि बेसिकली वो कविता मैंने पेड़ को देखकर ही लिखी थी। क्योंकि रिफाइनमेंट आ रही है सभ्यता में, जितना हम सिविलाइजेशन ग्रो कर रहा है और शहरी सभ्यता आ रही है, उसमें पैट्रियार्की जो है बहुत डोमिनेटिंग एक फैक्टर है। वो बढ़ता जा रहा है, उसका ग्रेड जो है बढ़ता जा रहा है पैट्रियार्की का। अभी का जो एक आइडियल एक मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें तो पैट्रियार्की मुझे लगता है कि अपने हाइट पे। और ट्राइबल में बाई चांस, बाई डिफ़ॉल्ट जो है रह गए हैं, अदरवाइज ट्रेंड उसका भी वही है। वो भी पैट्रियार्की की तरफ ही जाना चाहता है। तो आपने ऐसे माहौल में फेमिनिस्ट कविताएं कैसे लिखी, या यूँ कहें कि आपको किसी आइडियोलॉजी की वजह से आपने इस तरह से लिखना शुरू किया? कह नहीं सकता। वो अंदर से मुझे आता था कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनको हम गलत ढंग से देख रहे हैं। इनके साथ इन पर जो टैबूज हैं वो ज़्यादा हैं। एक तो इनके ऊपर काम का वर्डन है, उसके ऊपर कल्चरल टैबूज, इनके ऊपर सोशल टैबूज बहुत ज़्यादा है। और पुरुष को देखें तो उसको सिर्फ फिज़िकल काम थोड़ा सा ज़्यादा है, अदरवाइज़ वो बहुत मस्ती करता है और कल्चरल टैबूज तो है ही नहीं उसके पास कोई। मैं अपनी सिर्फ ट्राइबल सोसाइटी की बात करूँ, बाकी जगह भी वही है। ट्राइबल सोसाइटीज़ में भी मतलब वो उस तरफ ही बढ़ रहा है। तो अगर जैसे आप भी उसी समाज का हिस्सा थे, तो आपने किस तरीके से ये आइडिया आपके दिमाग में आया, या ऐसी कविताएं कैसे? आप ये पूछ रहे हो कि क्यों आया आपके दिमाग में? बिल्कुल। हाँ। तो क्योंकि मैं कवि था। वो संवेदनाएं रही होगी मेरे अंदर, इसलिए मुझे ज़्यादा अपील की। और मेरे से अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कहना है। नहीं, वो लेगेसी मुझे बहुत, मतलब कि फेमिनिज्म के सपोर्ट में तो नहीं कहना है, लेकिन फीमेल के बारे में मुझे बहुत कहना है। अभी बहुत कहना, मैं अभी बहुत कम कह पाया हूँ। मुझे बहुत कहना है उसके बारे में। मुझे लगता है कि बहुत गलत होता है।
गलत होता है, पूरा दृष्टिकोण ही गलत है हमारा फीमेल के प्रति। वही उसकी टहनियाँ जो आपकी कविताएं, इसके अलावा कौन सी कविताएं हैं जो आपने महिलाओं के लिए लिखी हैं, या यूँ कहें जैसे आपने कहा कि फीमेल्स के लिए लिखी हैं? ये आप लोग बता सकते हो, आलोचक बता सकते हैं, मित्र बता सकते हैं। मुझे तो लगता है मतलब कि एफर्ट से तो मैंने कोई ऐसा लिखा नहीं कि स्त्रियों पर लिखना करके। वो तो बियॉन्स के टहनियों का तो जिक्र आ गया तो वो रिलेट हो गया। और भी कविताएं हो सकती है। मैंने अपनी माँ पर 4 कविताएं लिखी है, तो वो सारी उसी तरफ जाती है। नदियों पर मैंने 4-5 कविताएं लिखी है, वो सारी फेमिनिज्म की तरफ जाती है। और भी होंगी, मैंने इस तरह से देखा नहीं, लेकिन ये आलोचक का काम है। कभी आप आलोचना कीजिए मेरी कविताओं की, रिटर्न आलोचना, तो वहाँ आपको ये ट्रेंड्स दिख जाएंगे। जब आप ये कहते हैं कि नदियों के बारे में मैंने 5 कविताएं लिखी हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कविताएं आपने एक समय में लिखी थी या बहुत सारे अंतराल के बाद लिखी थी, या एक चीज़ों के बारे में 5 कविताएं? मैंने नदियों के बारे में कम से कम 50 कविताएं लिखी होंगी। उनमें से 5 कविताएं प्रकाशन योग्य थी, तो वो छपी है, बाकी पड़ी हुई है। तो ये डायमेंशन, तो वो आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक था। रचना प्रक्रिया में ऐसा होता है कि जब एक तरफ को आपका फ्लो बनता है तो आप उस पर लिखते ही चले जाते हो। मेरे साथ ये होता है। मैं नहीं कहता कि सबके साथ ये होता होगा। तो मैं सीरीज़ में, नदी सीरीज़ की कम से कम एक फ्लो में मैंने कोई 10-12 तो लिख दी होंगी। तो उसमें से जो प्रकाशन योग्य जो बनी वो ये 4 या 5 हैं, तो वो बनी है। तो वो एक फ्लो में बनती है। जो प्रश्न आपका वही था ना? बिल्कुल। हाँ, कि एक साथ ही लिखी वो, लेकिन ये 5 की 5 एक ही फ्लो में नहीं लिखी गई है। इसमें शायद 3 जो है, मैं पढ़ने के बाद बता पाऊंगा, 3 शायद एक ही फ्लो की कविताएं हैं, और 2 फिर बहुत अलग अलग टाइमलाइन में लिखी गई है। कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद लिखी गई है। इस तरह से लिखी गई है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में जब आपने लिखना शुरू किया तो बहुत सारे साहित्यकार या आपके कवि दोस्त आपकी कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन जिनके लिए या जिनसे रिलेटेड आपने कविताएं लिखी हैं, आपके गांव के बारे में बात करें तो आपके गांव में क्या कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि आपने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं? आपकी कविताएं पढ़ने, क्या आपके गांव में आपकी कविताएं पढ़ते हैं लोग? हाँ, पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। और एक किस्सा याद आ रहा है, गांव का जिक्र आपने किया, तो कविता मेरी गांव का कवि, उसमें गांव के पात्र आए हैं। मैंने ईशु, ऋषु और निशु को टॉफियाँ खिलाई और मैं खुश हुआ। मैंने छटुक मामा और डोलमा मामी से उनका हाल चाल पूछा और मैं खुश हुआ। तो इस तरह से जाती है। तो गांव के कैरेक्टर्स हैं वो, बिल्कुल जिंदा कैरेक्टर्स हैं वो कुछ तो रहे नहीं बुजुर्ग लोग। और वो ईशु, निशु, ऋषु अभी भी मिलते हैं यहाँ मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, यहाँ कुल्लू में भी, और मिलते रहते हैं। और उनको देख के मुझे वो कविता याद आती है। और उनमें से एक लड़की जो निशु है, जो सबसे बड़ी है, उनकी बहन है, वो तीनों सिबलिंग्स हैं, वो बहुत अच्छी कविताएं लिख रही है, बहुत अच्छी कविताएं लिख रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसने मुझे देखकर उसको लगा कि मैं अंकल की तरह कविताएं मैं भी लिखूंगी। बहुत सुंदर कविताएं हैं। पीछे चंद्रताल में कुछ छपी है, कुछ मैंने ब्लॉग्स में लगाए, कुछ उसने भी कहीं और छपवाई है, कहीं सुनाती रहती है वो। और मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी कविताएं। बिल्कुल। आपने जैसे अपने सीनियर से, लोहाली सोसाइटी के अंदर अपने सीनियर से, अपने हम उम्र से कविताएं या साहित्य के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की होंगी, और आने वाली पीढ़ी के साथ भी मैं देखता हूं कि आप बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, अपने गांव के बच्चों के एग्जांपल्स दिए, तो आपको शुरू से बिल्कुल ABCD से हर बार वही चीज़ें, वही बातें करना कविताओं के बारे में, कितनी एनर्जी लगती है इसमें? एनर्जी तो पता नहीं कितनी लगती है। मेरा मन नहीं करता कि वो चीज़ें रिपीट करूँ मैं। जैसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी कविता ही कहाँ से शुरू हुई और आप अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मैं इतनी जगह में बोल चुका हूँ वो, तो मेरा मन नहीं करता कि वो चीज़ें मैं रिपीट करूँ। तो हर बार वो चीज़ें रिपीट मैं बहुत ही कम करता हूँ, और बाई चांस अगर करना ही पड़ जाए तो कर लेता हूँ। लेकिन हर बार मैं अवॉइड करता हूँ
नहीं, लेकिन जैसे युवा आपसे जैसे सीखना चाह रहे हैं तो आपको वही चीज़, लेकिन हाँ वो टीचर की तरह मैं समझ रहा हूँ, मैं प्रशंसा समझ गया, लेकिन वो इसीलिए मैं शायद टीचर नहीं बनना। और टीचर में मुझे डर लगता है कि मैं टीचर नहीं बन पाऊंगा कभी भी। नहीं तो हमारी टीचर्स की फैमिली आपको पता है, पिताजी हैं, मदर टीचर थी, मासी, दीदी, पता नहीं कौन रिश्तेदार, सारे हमारे टीचरों का फैमिली है। तो मैं टीचर बनने से मैं डरता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि आज मैं कुछ बात कह रहा हूँ और कल मैं दोबारा अगले साल में उसी क्लास को मैं दोबारा वही कितनी बार रिपीट करूँगा। मैं 30 साल नौकरी करूँगा, 30 साल तक मैं रिपीट करता रहूँगा, और ये मेरे से नहीं होगा। मैं डरता हूँ उस चीज़ से। तो लेकिन टीचर को तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो वो पता नहीं कैसे करते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा। जैसे आपने फेसबुक और सोशल मीडिया की बात की आपने, जी। जैसे 2009 से सोशल मीडिया शुरू हुआ, फेसबुक शुरू हुआ, जहाँ पे साहित्यकारों को एक स्पेस मिला कि वो अपनी कविताएं सेल्फ पब्लिशिंग बिल्कुल शेयर कर सकते हैं लोगों से, और उन्हें इंस्टेंटली फीडबैक्स भी मिलते हैं। तो जो इंटरनेट पे आप लिखते हैं वो तो हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट हो जाता है। क्या कभी आप ऐसी चीज़ों के बारे में यू कम अक्रॉस उन चीज़ों के बारे में जब आप दोबारा अपना ही कमेंट 10 साल बाद पढ़ते हैं, और उस कमेंट में जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स आपके लिखे हैं, आपको नहीं लगता कि वो आपने लिखे हैं? हाँ, वो तो डायरियों में भी लगता है। लगता है कि यार कभी कभी विश्वास नहीं होता, क्या ये मैं नहीं लिखे था क्या। और एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ लिखा डायरी में, और उसके तुरंत बाद लगभग हफ्ता 10 दिन बाद मैं कोई ओशो की किताब पढ़ रहा था। तो मतलब कि इवन वर्ड्स भी वर्ड टू वर्ड तो नहीं था, बहुत सारे वर्ड्स भी, थॉट तो मिल ही रहा था, वर्ड्स भी वही। तो मुझे शक हो गया कि ये यार मैंने कहीं से नकल तो नहीं की, ये ओशो, ये तो ओशो ने कहा हुआ है और मैंने डायरी में लिखा हुआ है। तो वो होता है, वो शक होता है कई बार कि यार ये क्या मैंने ही लिखे थे। और मुझे लगता है फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि बहुत पहले मैं मनाली में स्वामी के पास ओशो के सीडीज सुनता था। क्या सीडी तो नहीं होते थे, कैसेट होते थे उस वक्त, टैप रिकॉर्डर में जो कैसेट्स होते थे, उसमें मुझे लगा कि वो बैठ गए होंगे दिमाग में, और वो डायरी में सालों बाद कहीं आ गया होगा, इसलिए वो बुक में वो रिलेट हो रहा है। बिल्कुल। नहीं तो मैं अपने आप पर शक करने लगा था कि यार ये तो ओशो का है और मैं नकल कर रहा हूँ, ओशो की नकल कर रहा हूँ। तो ये हो जाता है, अपने विचारों पर कई बार शक हो जाता है। तो इंटरनेट में भी जब मैंने ये किताब इसके लिए मैं निकाल रहा था, ये ब्लॉग्स में से मैंने मैक्सिमम निकाले हैं, इसका 50% मेरे ब्लॉग्स में था, वहीं से निकाला है। तो उस वक्त मैं टिप्पणियाँ देख रहा था अपने ब्लॉग पोस्ट पे, तो खाली अपना नहीं, तुम्हारी भी टिप्पणियाँ उसमें है ना, इशिता की टिप्पणियाँ हैं, महेश पुनेठा की टिप्पणियाँ हैं, सुरेश सेन निशांत की टिप्पणियाँ हैं, हरनोट जी जो ऐसा हरनोट है हमारे सीनियर लेखक, उनकी टिप्पणियाँ हैं, उनके पत्र हैं, वो सारे वहाँ कमेंट्स में है, कमेंट बॉक्स में डाले हुए वो सारी चीज़ें। तो उनको पढ़ करके लगता है कि यार ये चीज़ हमने या उन्हीं लोगों ने कहा था, कि ये लगता विश्वास नहीं होता कई बार, बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि, लेकिन अब है तो है, वो कहा तो उन्हीं लोगों ने कहा है, वो तो प्रूफ है, इंटरनेट में किसी ने तो एडिट तो किया नहीं है वो। हाँ। नहीं, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी एक्टिव हैं, व्हाट्सएप भी एक तरह से बहस का एक प्लेटफॉर्म है। तो आप जब किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो आप बहुत ही स्ट्रेस के साथ जैसे चीज़ें कैसे कह सकते हैं, जैसे अगर किसी भी टॉपिक पे आप अपना कमेंट लिख रहे हैं, हाँ सरोकार हो तो बिल्कुल, तुम्हारे साथ भी बहुत ज़्यादा बहसें हुई हैं, सुनीता कटोच के साथ ज़्यादा बहसें हुई हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे लाहौल के अपने सर्कल की बात करें तो, और भी कुछ वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ भी बहसें हुई हैं, में झगड़े भी हुए। तो जहाँ सरोकार है तुम्हें पता है कि वहाँ मैंने दखल देना ही देना है। जो मेरे सरोकार नहीं है वहाँ ज़रूरी नहीं है, उनको पढ़ के मैं छोड़ देता हूँ। जो मेरे सरोकार है वहाँ तो मैंने दखल देना ही देना है, और अपनी बात मैंने रखनी ही रखनी है। सामने वाला सहमत हो नहीं हो उससे मुझे कुछ नहीं लेना है, लेकिन मैं अपनी बात, मुझे लगता है कि मैं स्ट्रांगली रख सकता हूँ तो ऐसा ही रख सकता हूँ। और इसी एक कविताएं नहीं आने का, इस बीच में जो मैंने कहा ना कि 5-6 साल हो गए तो मैं कविताएं मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो हो सकता है एक तो वो बोर होना, एक ये है कि इन्होंने रिप्लेस कर दिया, मैं सीधे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। नहीं तो कविताओं में क्या होता था कि मैं किसी पिताजी से मैंने कुछ
बहस करनी है लेकिन बहस नहीं कर सकता, किसी और रिश्तेदार से बहस करनी है मैं लेकिन बहस नहीं कर सकता, तो मैं कविताओं में लिखता था। यही करता आदमी जो सीधे बोल नहीं सकता, वो लिख के तो फिर उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके पता नहीं लगे, लेकिन भड़ास तो निकल जाती है। तो वहाँ पर तो मुझे लगता है कि सामने जब बैठ के ही बहस कर रहा है बंदा, तो उसको बोल दिया जाए फिर, चाहे वो बुरा माने कुछ करे। तो शुरुआत में जब आपने कहा कि आप बिल्कुल ही एक तरह से इंट्रोवर्ट थे। नहीं मैं बोल तो अभी भी नहीं पाता हूँ ज़्यादा। अभी भी जिन लोगों ने मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप में जिनकी बात कर रहे हो उन पर बहसें की है, उनको चाहे मेरा दोस्त ही हो, है ना, रोशन थोरंपा ही हो, जो सबसे ज़्यादा दोस्त, सबसे ज़्यादा बहस मेरी उसी से होती है। तो बहुत ज़्यादा मैं बहस नहीं कर सकता बोल करके, लेकिन जब लिखने पे आता हूँ मैं तो पूरा मैं टाइम लेता हूँ अपना और बैठ के आराम से लिख लेता हूँ, और जो चाहे वो घुस जाए उसके मन में, लेकिन वो मेरा किसी भी लोगों के लिए वो निजी कमेंट नहीं है, उस सरोकार को लेकर ही मेरा वो कमेंट है, और वो सरोकार हम सबका है। किसी निजी मैटर पर मैं ना इंटरनेट में, ना व्हाट्सएप में, ना सोशल मीडिया में, ना फेस टू फेस में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि सबका सरोकार है। तो वहाँ मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ भी मैं अगर बचूँ तो मैं पूरे सोसाइटी के साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ, अपने साथ तो कर ही रहा हूँ बेईमानी, सोसाइटी के साथ भी बेईमानी कर रहा हूँ। वहाँ नहीं बोलना तो फिर कहाँ बोलना है, फिर मरने के बाद थोड़ी बोलना है। बिल्कुल, जो बोलना है जीते जी बोलना है। सर आपकी कुछ जो काव्य संग्रह हैं और जो किताबें हैं उनके बारे में आप अगर बता पाएँ तो, जैसे जो आपने कहा कि पाइपलाइन में हैं, उनके बारे में आप बता पाएँ कुछ? नहीं, जो छपी हुई है उनके बारे में बताऊं कि जो बिल्कुल जो पाइपलाइन में है उनके बारे में? दोनों के बारे में बताइए। तो पहले छपी हुई उनके बारे में बता दूं? हाँ बिल्कुल। तो एक तो ये है मेरा, अगर इस पर फोकस कर सकता आपका कैमरा तो, पहला संग्रह 2012 में ये छपी थी। दो ही संग्रह मेरे, और ये पहला संग्रह। इसकी कहानी तो तुम जानते हो, तुम्हारे सामने छपा है, प्रिंट हुआ और बिका भी है। लॉन्चिंग में तुम थे। इन सपनों को कौन गाएगा। और अभी आधार प्रकाशन में उनका बहुत थैंक्स करता हूँ, देश निर्मोही जी का। उन्होंने बहुत प्रेम से, उन्होंने बहुत, जब मेरा दूसरा संग्रह छपा था उसी वक्त कहा था कि तुम्हारी दोनों संग्रह में छापना चाहता हूँ। तो उस वक्त तो मैं टालता रहा उनको, और बाद में आमिर हमजा ने भी जोर लगाया, तो मुझे लगा कि फिर छपवा ही देना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ प्रिंट हो चुका था। तो वो छाप रहे हैं, आधार प्रकाशन पंचकुला वाले छाप रहे हैं, और जल्दी ही इसी महीने ये लॉन्च हो जाएगा, अप्रैल में ही। तो एक तो ये कविता आ रही है, तो ये पाइपलाइन में भी है अभी, और ये मेरी छप भी चुकी है। और उसके बाद ये न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने ये छापी है, अजय चयनित कविताएं। इसमें से बहुत सारी इधर उधर छपी हुई कविताएं हैं, जो कुछ इस संग्रह में थी, कुछ नहीं भी थी। तो इन्होंने अपने पैनल से कुछ चयन किया, और ये उन्होंने कहा कि ये छापना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। 2022 में शायद ये छापी इन्होंने, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन इन्होंने शुरू किया था। हिंदी के 17 जो समकालीन कवि हैं उनकी कविताएं उन्होंने छापी थी। उसमें से मैं बड़े गर्व के साथ हिमाचल से उन्होंने एक चुना था, और बाद में जब सेकंड लॉट में तो फिर सबके ही छापे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उस वक्त मैं ब्लैंक चल रहा था, मेरा कोई खास क्रिएटिव काम नहीं था। उस बीच में ये ऑफर आया तो मैं तो बहुत खुश हुआ। तो एक ये चयन छापा, और उन्होंने ये बहुत अच्छी बिक रही है कविता, ये किताब भी। उसमें कुछ कविताएं यहाँ से रिपीट है। और उसके तुरंत बाद जैसे ये छपा, न्यू वर्ल्ड ने ये छापा, तो देश निर्मोही शिमला आए थे, आधार प्रकाशन के जो एमडी हैं, उन्होंने इस संग्रह के लिए ऑफर किया। तो 2 कवि लिए उन्होंने हिमाचल के, एक प्रदीप सैनी आप जानते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं वो। एक हमारा उत्स एक ग्रुप था। तुलसी रमन जी एक अच्छे कवि हुए हमारे, आप जानते हैं, विपाशा का संपादन किया उन्होंने, है ना। कविता की बहुत गहरी समझ है उनकी हिमाचल में। तो उन्होंने 10 कवि चुने थे। एक उनका कविता पाठ करवाया था शिमला में, उत्स उनकी संस्था थी। तो उसमें सीनियर मोस्ट कवि मैं था, युवा कवियों में, और जूनियर मोस्ट प्रदीप सैनी था। तो देश निर्मोही ने कहा तुम दोनों को मैं साथ छापना चाहता हूँ। तो
उसका एक संग्रह, प्रदीप सैनी का एक संग्रह, और ये इस आदमी को बचाओ। तो इसमें कुछ कविताएं मेरी पुरानी भी थी, तो वो भी डाल दी, क्योंकि ज़्यादा नहीं थी। मैं तो मना कर रहा था कि मैंने कहा कि इस वक्त मेरे पास 25 से ज़्यादा नहीं है कविताएं, तो वो सारे जोड़ करके 60-70 कविताएं हो गई, और उन्होंने ये छापा, इस आदमी को बचाओ। ये अभी ठीक जारी है। इसका भी, इसकी थोड़ी सी रॉयल्टी मिली मुझे। इसकी तो कोई रॉयल्टी नहीं मिली थी पहले वाले की, इसकी रॉयल्टी भी मिली। ये कहना इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपने करियर और कमर्शियल उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो कवि को रॉयल्टी नहीं मिलती है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और इसकी कितनी, कोई 1200-1300 रुपये रॉयल्टी मिली है टोटल, है ना। तो एक किताब की, तो अभी 23 में छपी और 26 हो गया, 3 साल में ये कमाया इसने 1200-1300 रुपये। तो ये दूसरा, और उसके साथ ये किताब उन्होंने छापा कि उनको कथेतर कुछ गद्य में कुछ छापना था देश जी को, आधार प्रकाशन। तो उन्होंने कहा कि कुछ दे सकते हो क्या। तो मैंने और उन्होंने मिल करके प्लान किया कि ब्लॉग में से कुछ चीज़ें निकाल करके, और बहुत सारी चीज़ें, कई विधाएं इसमें, रोहतांग आर पार, और बाई चांस ये सुपर हिट हो गई, है ना। और ये कविताएं उतनी मकबूल नहीं है जितनी ये किताब मकबूल होगी। और ये तो आपको क्या लगता है 2025 का जो पुस्तक मेरा था उसमें ये हिंदी की बेस्ट सेलर्स में से एक है। और आपको क्या लगता है, जैसे कविताएं पढ़ने वाले लोग कम हैं, गद्य पढ़ने वाले लोग ज़्यादा हैं? बिल्कुल ज़्यादा हैं, बिल्कुल ज़्यादा हैं। गद्य में भी मेरा तो ये मन है कि मैं निबंध लिखूं कुछ, लेकिन निबंध भी बहुत ज़्यादा नहीं बिकता है। गद्य में भी बिकता है तो बातचीत में बिकता है ना, या फिर यात्रा संस्मरण बिकते हैं। ये दो विधाएं ज़्यादा बिकती है हिंदी में इस वक्त, आज की डेट में। या फिर कोई धार्मिक किताबें हो, मोटिवेशनल, वो तो हर भाषा में वो चीज़ें तो बिकती है। तो ये मतलब ये थ्रिलर उपन्यास की तरह बिका पुस्तक मेले में। हमें छुपाने पड़े कि कुछ खास लोगों के लिए रखना है, नहीं तो ये तो सारे बिक रहा था। वहाँ अगर ब्लैक करना चाहते तो ब्लैक में भी बिक सकता था। तो मुझे बड़ी परेशानी भी हुई कि देखो मैं कवि हूँ और कविता की किताबें मेरी बिक नहीं रही, और मेरा जो है गद्य की किताब में मैं नहीं चाह रहा हूँ वो इतना बिके, तो वो बिकी जा रही है। तो ऐसी विडम्बनाएं हैं। So, ये सारी किताबें अभी आपकी जो छप चुके हैं, आपने बता दी इनके बारे में। हाँ। और जो आने वाली किताबें हैं आपकी? आने वाली किताबें एक वही है बुद्ध पर। वो जब ये किताब लॉन्च हो गया था उस वक्त देश निर्मोही ने कहा था कि एक बुद्ध पर किताब लिखना है। तो मैंने इस तरह से बना करके, आपने अभी पूरे इंटरव्यू में देख लिया कि मैंने बना करके कोई किताब, कंसीव करके कोई किताब लिखी नहीं है। कुछ लिखा है, उनका कंपाइलेशन ही मैंने किया है। तो वो पहला मैंने कहा निर्मोही जी को, मैंने कहा मैं इस तरह से लिख नहीं सकता कि आप बोलो कि जैसे गाय पर प्रस्ताव लिखो। तो उसने कहा कि तुम बौद्ध क्षेत्र से हो तो तुम्हारी उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी। तो मैंने कहा अगर एक तो मैंने कंसीव करके लिखी नहीं, एक तो बुद्ध जो है इतना घिसा हुआ टॉपिक है कि हर कोई लिख रहा होता बुद्ध पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोई नई चीज़ लिखूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो टाइम लग रहा है, अभी तो 1.5 साल हो गया। अभी तो मैं कुछ एक खाका ही बना पाया हूँ, कोई कंटेंट में इकट्ठे नहीं कर पाया हूँ। मुझे लगता है कि कोई मैं नई चीज़ लिखूँ, और नई चीज़ लिखने के लिए तुम्हें पता है हमारी बौद्ध सोसाइटी है, एक मोनास्टिक सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, और उसका प्रेशर भी रहता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कुछ भी हो, अपने आप को एथियस्ट भी मानो, तो फिर भी लास्ट रिचुअल के लिए तो हम एक मोनास्ट्री से जुड़ते ही हैं। बिल्कुल सर, है ना। तो मुझे लगता है कि नई चीज़ लिखने के जोश में कहीं मैं कोई ऐसी चीज़ ना लिख दूं जो उनको, क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, तो उनको ब्लास्फेमी भी लग सकती है कुछ चीज़ें। तो मैं बहुत कॉन्शियस हूँ और बहुत पुनर्विचार कर रहा हूँ उन चीज़ों पे। लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि ये लिखा जाए ना लिखा जाए। तो वो सब मैं तय कर लूँगा तो मैं एक लिख दूँगा। उसका टाइटल है बुद्ध जिनसे आप नहीं मिले। हाँ, वो इंग्लिश में भी लिखा जाएगा, और 3-4 ट्रांसलेटर हैं जो इसका भी करेंगे, रोहतांग वाली किताब का भी करेंगे, और उसका भी करेंगे, इंग्लिश वाले का भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि
इंग्लिश में बुद्ध के रीडर ज़्यादा हैं हिंदी के अलावा, जबकि देश निर्मोही को लगता है कि हिंदी में अब ज़्यादा आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि हिंदी में बुद्ध पर या बुद्धिज़्म पर बहुत किताबें नहीं हैं। तो मेरा मन है मैं बुद्ध पर नहीं लिखूँगा, मैं बुद्धिज़्म पर लिखूँगा। इवोल्यूशन कैसे हुआ थेरवाद से लेकर तांत्रिक वज्रयान तक, और जो नवयान है अभी का अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स हैं वहाँ तक किस तरह से इवॉल्व हुआ एक क्रोनोलॉजी में। वो एक अटैम्प्ट होगा, मतलब कि वो मेरा पहला अटैम्प्ट होगा कि कंसीव करके लिखने का, लेकिन होगा नहीं होगा मैं आई एम नॉट श्योर। तो एक वो किताब है, और एक है किताब जो बर्फ़ के कवि के साथ बदकही आमिर हमजा के साथ, वो 2 साल से हमारा कन्वर्सेशन चला हुआ ईमेल्स पे, और वो को ऑथरशिप में होगा लगभग। हम दोनों ऑथर होंगे उसके, क्योंकि उसके भी विचार हैं, मेरे भी विचार हैं, और वो दिल्ली में बैठकर सोच रहा है और मैं कुल्लू और लाहौर में बैठ के सोच रहा हूँ। बीच में हमारी मुलाकात भी होती है। उसके एक ट्रेवलॉग मैं लिखूंगा, एक ट्रेवलॉग आमिर लिखेगा। इस तरह से कंसीव किया है। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टिंग किताब बनेगी एक, और एज गैप भी बहुत है। आमिर अभी 30 नहीं पहुंचा है मेरे ख्याल में। बहुत युवा कवि है, बहुत हिंदी का बहुत ही बेहतरीन कवि है, और मैं 60+ हो चुका हूँ। तो एक जनरेशन गैप भी है, 2 जनरेशन के बीच में बातचीत है, गांव और शहर के बीच में बातचीत है, पहाड़ और मैदान के बीच में बातचीत है। और उससे भी बड़ी बात मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक फैक्ट है, एक बुद्धिस्ट और एक मुस्लिम के बीच में बातचीत है। मैं उस दृष्टि से भी देख रहा हूँ, हालांकि आमिर के दिमाग में वो चीज़ नहीं है। मैं उस दृष्टि से भी देख रहा हूँ उस बातचीत को। तो देखते हैं क्या निकल करके आता है। लगभग वो लास्ट फेज पे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इन सारी किताबों के लिए, आने वाली किताबों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितनी भी आपकी किताबें आई हैं उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये थे अजय सर, जो हमें कविता की दुनिया में ले गए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई, बहुत से इंसाइट मिले, और इन्होंने अपनी कविताएं हमसे शेयर की। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना समय निकालने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।